आगे क्षय वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है रस क्षय। देखोगे तो रस क्षय में क्या होता है, हम लोगों ने बात की कि रस हृदय रोगों के अंदर रस की दृष्टि होती है और शिरो रोगों के अंदर रक्त की दृष्टि होती है। तो वैसे ही हमने याद रखा कि रस का क्षय हुआ है तो कहीं ना कहीं हृदय की बात की जाएगी, तो हृदय में पीड़ा हो रही है। प्लस हम लोग जानते हैं कि हृदय के जो रोगी होते हैं उनको अक्सर मना कर दिया जाता है कि ऊंची आवाज में उनके आसपास बात नहीं करनी है ना, कि वो कुछ डांट दोगे कह दोगे तो उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है उस चीज का। तो ऊंची आवाज को सहन नहीं कर पाते, तो यही बात सबने लिखी है। देख लो संग्रह में भी हृदय हृदय में शब्द असहिष्णुता, और सुश्रुत ने भी तस्य हृदय पीड़ा, कंप शोषो, शून्यता तृष्णा। तो एक और आपको बताया था मैंने कि ये भी ध्यान रखना कि रस क्षय हो जाने पे क्या हो जाता है, शरीर में कृशता हो जाती है। ठीक है, तो शोष, कुछ कह रहे हैं? नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है बेटा रक्तक्षय। रक्तक्षय में हमने बात की थी कि त्वचा कैसी हो जाएगी, परुष और स्फुटित त्वचा। त्वचा जो है रूक्ष हो जाएगी, फटी हुई त्वचा हो जाएगी। इवन आपको बताया कि पांडु रोग, जब हम पढ़ेंगे पांडु रोग, तो वहां भी देखोगे आप पूर्व रूप के अंदर ऐसा मिलता है सुश्रुत के अनुसार कि त्वक स्फुटन मिलता है, एक कैरेक्टर। ठीक। प्लस रक्त बहता है हमारी शिराओं के अंदर, तो सुश्रुत ने कहा कि क्या हो जाता है इसके अंदर, शिरा शैथिल्य, शिराएं शिथिल हो जाती हैं। प्लस महिलाओं को क्यों गोलगप्पे खाने का मन करता है, खट्टी चीजें खाने का मन करता है, क्योंकि वो जनरली एनेमिक होती हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एवरेज 35 ml ब्लड लॉस होता है, और रेंज की बात करें तो 30 से 50 ml तक ब्लड लॉस होता है एक एवरेज साइकिल के अंदर। ठीक है, तो वहीं से हमने याद किया कि महिलाओं को खट्टी और ठंडी चीजें यानी गोलगप्पे की बात आ गया कि वो खाने का मन करता है। सुश्रुत ने बताया है अम्ल शिशिर प्रीति, प्लस सिराएं शिथिल है क्योंकि रक्त का क्षय हुआ है। नेक्स्ट आता है मांसक्षय। तो किसी व्यक्ति में मांस कहाँ दिखाई देता है जनरली, स्फिक प्रदेश, ग्रीवा, उदर, तो यहीं पे मांस इकट्ठा होता है। देखा होगा कपिल शर्मा की पुराने और अब के शो देख लो, कभी गर्दन उसकी ऐसी लगेगी डबल चिन हो जाती है ना, गर्दन के नीचे भर जाता है मांस। कभी वो शुष्क हो जाता है जब वो कम कर लेता है। तो स्फिक, ग्रीवा, उदर, शुष्कता, इन अंगों में शुष्कता दिखाई देगी क्योंकि यहाँ मांस का क्षय हो चुका है। सुश्रुत, उन्होंने बताया धमनी शैथिल्य, स्पेशली याद रखना है, सिरा शैथिल्य रक्त क्षय के अंदर, और धमनी शैथिल्य मांस क्षय के अंदर, धमनी शैथिल्य इन मांस क्षय। प्लस रूक्षता है, तोद है, गात्रणम सदनम, ये जरूरी बातें हैं, नहीं पूछी नहीं जाती। ठीक है, तो इनको इतने ध्यान से नहीं देखोगे। नेक्स्ट है हृदय। हृदय की अगर बात करें, हृदय ने कहा अक्ष ग्लानि, संधि वेदना, और यही संग्रह के अनुसार देख पा रहे हो आप, तो संधि स्फुटन। इस बात को हमने कहा था कि बाद में याद करेंगे, पहले हम देख लेंगे चरक ने क्या कहा मेद क्षय के अंदर, वो देखोगे आप। तो चरक मेद क्षय में लिख रहे हैं संधि नाम स्फुटनम, संधियों में स्फोट होना मेद क्षय का लक्षण, जबकि यही चीज वाग्भट ने एक स्टेप पहले बता दी, यानी मांस धातु के क्षय में बता दी, जो चरक ने मेद क्षय में बताया है। ऊपर देख पा रहे हो आप। ठीक है, इसी तरह गिलानी लक्षणों, ये भी देख पा रहे हो, नेत्रों में ग्लानि होना, तो ये भी मेद क्षय का कैरेक्टर है, लेकिन हृदय ने कहा बताया, यहाँ मांसक्षय के अंदर। तो याद रखना है कि चरक के संधि नाम स्फुटनम और नेत्रों में ग्लानि होना, ये हृदय ने मांस धातु के अंदर बता दिया, एक बात। दूसरा, देखोगे हृदय ने लिखा है संधि वेदना, और संग्रह ने लिखा है संधि स्फुटन यहाँ पे। तो कैसे याद रखना है, सा से संग्रह, सा से संधि, सा से ही स्फुटन, तो सा वाले जो आंसर है वो संग्रह के हैं। और एक तरीका हो सकता है कि हृदय के अंदर ही अक्सर वेदना होती है, कोई जब कुछ कह देता है आपको जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपके हृदय पे इम्पैक्ट डालता है ना, कि मेरे हृदय को बड़ा खराब लगा तुमने ऐसा कहा। तो इस तरह भी याद रख सकते हो कि वेदना कहाँ होगी, हृदय में होगी। तो हृदय के अंदर वेदना है, और संग्रह के अंदर संधि स्फुटन है, जो चरक ने कहा सेम वर्ड। इस पे सवाल बना चुका है, इसलिए ध्यान करना है। क्लियर है? आगे देखिए। सर रिपीट कर देना सर। हाँ बेटा शिवांशी, क्या बोल रहे हो? सर रिपीट कर देंगे सर। रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि जो बातें चरक ने मेद धातु में कही है ना, जो लक्षण मेद धातु का क्षय होने पे, वो ही चीजें वाग्भट ने, बेटा माइक ऑफ कर लोगे शिवांशी? ठीक है, तो जो चीजें चरक ने मेद क्षय के अंदर बताई हैं, वो ही चीजें वाग्भट ने मास क्षय में बता दी। तो अगर आप धातु में देखोगे ना क्रमशः, तो हम ऐसे याद रखते हैं ना, रस, रक्त, मांस, मेद। तो मांस पहले आता है, मेद बाद में आता है ना। तो मेद वाली जो चीजें हैं एक स्टेप पहले ही बता दी वाग्भट ने। कहाँ बता दी, मांस के अंदर। तो अक्षग्लानि, संधि वेदना, और संधि स्फुटन, तीन शब्द देख पा रहे हो। तो चरक ने तो संधि स्फुटन लिखा है, इस पे भी सवाल आते हैं कि संधि स्फुटन लिखा है चरक ने या संधि वेदना लिखा है। तो आप याद रखना, वेदना खाली हृदय को होती है। तो अष्टांग हृदय के श्लोक में देख पा रहे हो, अक्षग्लानि संधि वेदना। ठीक है, वेदना हृदय में होती है, जबकि संधि स्फुटन वो संग्रह में है,
और चरक में है। संग्रह में माशाय के अंदर और चरक के अंदर मेदशाय के अंदर। क्लियर? आगे देखते हैं। मेदशाय में और चीजें लिखी हैं, आयास। तो आप लोग अभी चैप्टर नंबर 21 पढ़ोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि जो ज्यादा स्थूल लोग होते हैं ना, ज्यादा मोटे लोग जो होते हैं, उनके शरीर में 8 दोष बताए गए हैं। उन 8 दोषों में से एक आयास भी है। आयास यानी जल्दी थकावट हो जाना। तो प्रैक्टिकली भी हम लोग देखते हैं। तो मेद के साथ आयास को हम लोग रिलेट कर लेते हैं, तो याद कर लो बस, मेद 6 में आयास भी लिखा हुआ है। और तनुत्वम चा उदरस्य। तो अक्सर देखा होगा कि फैट सारा कहाँ इकट्ठा होता है, कि लोग अक्सर होते हैं कि बाकी तो ठीक है, लेकिन क्या है कि पेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, कि वहां पे सारा का सारा फैट जाके इकट्ठा हो गया। ठीक है, महिलाओं में जनरली जो थाई रीजन है कि वहां पे फैट इकट्ठा हो जाता है सारा। तो उस तरह भी सोच सकते हो कि जब मेद कम होगा तो उदर प्रदेश जो है वो तनु हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा उधर। क्लियर? आगे देखिए, सुश्रुत ने क्या लिखा है मेद 6 के अंदर। तो मेद 6 में लिख रहे हैं प्लीहा अभिवृद्धि, यानी स्प्लीन का साइज बढ़ जाना। प्लीहा अभिवृद्धि, ध्यान से देख लेना, प्लीहा का बढ़ना कहाँ मिलता है। तो मेद 6 में है, मज्जा 6 में नहीं है। क्यों जरूरी है ये बात? देखो, मज्जा को हम लोग रिलेट करते हैं ब्लड सेल्स के साथ, कि वो पोर्शन है मैरो, बोन मैरो, जो आरबीसी बनाती है। ठीक है, और जब भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है ना, तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि इसको मज्जा या बोन मैरो के साथ रिलेट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेद 6 के अंदर लिखा हुआ है, स्पेशली याद रखोगे, प्लीहा का बढ़ जाना यानी स्प्लेनोमेगाली। ये सुश्रुत ने कहा लिखा, मेद 6 के अंदर। नेक्स्ट देख रहे हो, संधि शून्यता। चरक ने लिखा था संधि स्फुटन, इन्होंने लिखा संधि शून्यता। और ध्यान से देख लेना, मेद के अंदर लिख रहे हैं संधि शून्यता। अगर आगे चलकर देखोगे, यहां देखिए मज्जा के अंदर, तो मज्जा में क्या लिख रहे हैं, अस्थि शून्यता। तो याद रखोगे कि सुश्रुत संधि शून्यता कहाँ लिखा, मेद शय के अंदर बेटा, ऊपर देख पा रहे हो मेद शय में ये। ठीक है, संधि शून्यता। और मज्जा शय के अंदर लिखा अस्थि शून्यता। याद रखना, इन पे सवाल आता है कि संधि शून्यता कहाँ है, अस्थि शून्यता कहाँ है। शून्यता का मतलब हम ये लेते हैं कि अपने काम ना कर पाना, कि संधि अपने फंक्शन प्रॉपर ना कर पाए, या फिर बोन अपने फंक्शन ना कर पाए। ठीक, आगे देखिए, मेदुर मांस प्रार्थना, यानी मेद को बढ़ाने वाला मांस खाने का मन करता है, क्योंकि मेद का क्षय हो गया बॉडी के अंदर। क्लियर है? आगे देखो, अष्टांग संग्रह, कुछ भी याद नहीं करना, वही चीजें लिखी हैं, प्लीहा की वृद्धि हो जाना, संधि शून्यता इन्होंने भी लिखा है, मेदुर मांस खाने का मन करता है अगेन। अष्टांग हृदय देख लो, सेम बात इन्हीं की भी है। मेदसी स्वप्नम कटया प्लीहो वृद्धि कृशांगता, तो कृशता हो जाएगी, प्लीहा भी वृद्धि इन्होंने भी कह दिया। तो कुछ बाकी नहीं याद रखना, आपको इतना याद रखना है कि चरक मेद शय के अंदर संधि स्फुटन, सुश्रुत संधि शून्यता। ठीक है, और सुश्रुत ने अस्थि शून्यता मज्जाशय के अंदर लिखा है। प्लस ग्लानिर अक्षणों, आंखों में ग्लानी होना, ये भी मेद क्षय का लक्षण है, लेकिन वाग्भट ने कहा लिख दिया, संधि स्फुटन ग्लानिर अक्षणों माशय के अंदर। ठीक है, फिर सुश्रुत ने और क्या लिखा, प्लीहा की वृद्धि हो जाना, प्लीहा अभिवृद्धि। नेक्स्ट आ जाओ, अस्थिशय। इसको देख के डरना नहीं है ना, ज्यादातर लोगों का तो पढ़ा ही हुआ होगा कहीं ना कहीं, पहले पढ़कर आए होगे, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, तो बेटा एक दिन बैठ के मेहनत कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट होते हैं एक बार मेहनत लगवाते हैं, फिर कुछ नहीं होता उनमें, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे अस्थिशय। अस्थिशय केश लोम नख शमश्रु द्विज प्रपतनम श्रम। तो सबसे जरूरी जो है वो है इसके अंदर श्रम। श्रम यानी थकावट होना। तो ये चीज हमको दो जगह दिखाई देगी, एक देख रहे हो अस्थिशय के अंदर, और आगे चलकर देखोगे तो शुक्रशय में वहां भी दिख रही है। तो आप चाहो तो यहीं आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि श्रम ऑल्सो इन शुक्रशय। ठीक है, बाकी देख रहे हो कि अस्थि धातु से ही आपने देखा है इन सबकी उत्पत्ति होती है, केश लोम नख, इसके मल कहे गए हैं। कौन बताएगा? आचार्य शारंगधर के अनुसार केश किस धातु की उपधातु है? नहीं पढ़ा है अभी? मज्जा की है, चलो आगे देखेंगे, अभी आने वाला है क्वेश्चन आगे। मज्जा की होती है वैसे। ठीक है, आगे देखिए चलिए। तो अस्थिशय के अंदर केश लोम नख शमश्रु, शमश्रु यानी दाढ़ी जो होती है, बियर्ड, उसका भी गिर जाना। ठीक है, द्विज प्रपतनम, बाल दांत सब कुछ गिर रहे हैं। ठीक है, श्रम थकावट हो रही है। संधि शैथिल्यम, याद रखोगे, चरक के अनुसार संधि स्फुटन कहाँ है और संधि शैथिल्य कहाँ है। ठीक है, संधि का शिथिल होना और संधि में स्फुटन होना, मतलब आवाज होना कह लो चलते समय चट चट की। तो कहाँ कहाँ मिलती है? तो संधि शैथिल्य मिल रहा है अस्थिशय के अंदर, और संधि स्फुटन कहाँ मिल रहा था, मेद शय के अंदर, संधि स्फुटन। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हो, अगला पॉइंट लिखा है आचार्य वाग्भट के अनुसार
तो अस्थितोद है बेटा, निस्तोद हटा दोगे, निस्तोद नहीं है, गलत लिख दिया गया, अस्थितोद है खाली। निस्तोद हटा देंगे, जरूरी बात है, क्योंकि आगे देख पा रहे हो मज्जाशय के अंदर है अस्थि निस्तोद, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो वाग्भट ने अस्थितोद लिखा है, उसको भी याद रखोगे, अस्थिशय के अंदर अस्थितोद होना। क्लियर। नेक्स्ट आता है मज्जाशय। तो मज्जाशय में सबसे जरूरी बात की अगर बात करें तो वो है प्रतत वात रोगी। व्यक्ति लगातार वात के रोगों से ग्रस्त रहता है, प्रतत वात रोगी नाम, इसको स्पेशली याद कर लेना। बाकी देख रहे हैं, शिर्यन्ते इव च अस्थिनि दुर्बलानि लघुनि च। कह रहे हैं अस्थियां जो होती है दुर्बल हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि बोन मैरो नाम ही है उसका, तो बोन के अंदर रहती है, तो बोन में अगर मैरो ही नहीं है तो वो वीक हो जाएगी। तो दुर्बल है, लघु है, जो बोन है हमारी। प्रतत वात रोगिणा, लगातार वात के रोगों से ग्रस्त रहता है व्यक्ति। तो ये लक्षण है मज्जाशय के। सुश्रुत की अगर बात करें तो मज्जाशय अल्प शुक्रता, मज्जाशय में शुक्र की कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है? आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि धातुओं का आहार क्या होता है, लिख लो चाहे तो एक पॉइंट कि धातुओं का आहार क्या है। तो धातुओं का आहार धातुएं ही होती है, ठीक है। तो जैसे रक्त धातु है, तो ऐसा कहा जाता है रसाद रक्तम, कि रस से रक्त का निर्माण होता है। तो अब सोचो, रस अगर कम है तो रक्त भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रसाद रक्तम ततो मासम, सबने श्लोक पढ़ा होगा ये। तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि। क्लियर। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि शीर्ण तो मज्जा धातु के हो रही है, जो शीर्णता हो रही है मज्जा धातु में हो रही है, लेकिन इससे अगली धातु क्या है? शुक्र है। तो जब मज्जा कम होगी तो शुक्र की भी कमी होगी, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं, मज्जाशय अल्प शुक्रता। पर्व भेद, पर्व यानी स्मॉल जॉइंट जो है उनके अंदर पीड़ा होती है, तो पर्व भेद हो रहा है, इसको भी याद रख सकते हो, जरूरी है भी। पर्व भेद। अस्थि निस्तोद आपको बता दिया, अस्थि तोद मिलेगा अस्थिशय के अंदर, और जो बड़ा वर्ड है अस्थि निस्तोद वो मिलेगा मज्जाशय के अंदर। अस्थि शून्यता ऑलरेडी देख चुके हो कि संधि शून्यता, बोलो बोलो बेटा। मेड मेड मेद सर। शय के अंदर। और अस्थि शून्यता मज्जाशय के अंदर। तो संधि शून्यता मेद शय में, और अस्थि शून्यता मज्जाशय के अंदर, दोनों ही स्नेह होते हैं, मज्जा भी और मेद भी, उस तरह भी याद कर सकते हो। अष्टांग हृदय, उन्होंने कहा सुशिर्यता, मतलब बोन जो है वो सुशिर है, मतलब खाली है, खोखली। भ्रम, ये भ्रम स्पेशली याद रखना, भ्रम कहाँ होता है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार भ्रम मज्जाशय। तिमिर दर्शनम, मतलब नेत्रों के सामने अंधकार आ जाना। नेक्स्ट आता है बेटा शुक्रशय। शुक्रशय में दौर्बल्य, मुख शोषश्च, पांडुत्वम, सदनम, श्रमा। एक तो ये पांडुता याद रखना, पांडुता। और एक ये श्रम याद रखना, श्रम दो जगह आपको मैंने बताया, अस्थिशय के अंदर और शुक्रशय के अंदर। बाकी क्लैव्यता है ना, क्लैव्यता टाइप ऑफ इंपोर्टेंस हम लोग बात करते हैं, शुक्र अविसर्ग और क्षीण शुक्र होना, तो ये सब शुक्रशय के लक्षण है। सुश्रुत देख लो, मेड वृषण वेदना, आशक्ति मैथुने, चिराद व प्रसेका, प्रसेकचा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। समझ में आ रहा है कि शुक्र का जो प्रादुर्भाव हो रहा है, या तो वो रक्त के साथ हो रहा है, या हो नहीं रहा, या बहुत कम हो रहा है। तो ये सुश्रुत के अनुसार है। अष्टांग हृदय ने भी लगभग सेम बातें कही है, रटना नहीं होता। शुक्र चिरात प्रसिच्यते, शुक्रम शोणित में, कि शुक्र शोणित के साथ आ रहा है, अत्यधिक तोद हो रहा है, ठीक है। वृषण मेढर में ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा है, मतलब इस तरह की पीड़ा होती है, कुछ खास नहीं। तो चलो आगे तो बाद में पढ़ाऊंगा, एक बार इसको कंपैरेटिव स्टडी में कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। मैं करा देता हूँ, इस बैच में इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेमोरी में रह जाएगा फिर। अब आप बोलोगे लेकिन, ठीक है, साथ साथ बोलना है आपकी बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा सबसे पहले आता है रसछय। रसछय में आपको क्या कहा, सिर्फ जरूरी चीज की बात करेंगे आपकी बार। एक तो यह है ऊंची आवाज नहीं सहन कर पाएगा, ठीक है। एक है हृदय में पीड़ा होती है, ये दो वर्ड याद रखने हैं, दो चीजें याद रखनी है। रिलेट कैसे किया बोलो, कि शिरो रोगों में किसकी दृष्टि होती है? रक्त की। रक्त की। और हृदय रोगों में रस की। रस की, है ना। तो यहाँ रस रस। क्षय की बात है, तो हृदय वाले लक्षण है, ऐसे हमने याद किया। ये याद ही नहीं करनी, इनमें कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ रक्तक्षय। रक्तक्षय में आपको बताया रक्त सिराओं के अंदर बहता है, तो सिरा शैथिल्य ये कहाँ मिलेगा? रक्तक्षय के अंदर। जबकि धमनी शैथिल्य बोलो कहाँ मिलेगा? मांस। मांसक्षय। ऐसे बोलते चले जाओ तो याद हो जाएगा आपको। तो सिरा शैथिल्य यहाँ, और धमनी शैथिल्य मांसक्षय के अंदर। दूसरा अम्ल शिशिर प्रीति, आपको बताया कि महिलाओं में रक्त का क्षय रहता है, हमेशा क्षय वाली कंडीशन होती है। चाहो तो एक और पॉइंट लिख लो, शायद बताया होगा कि भारत में जो माफ करें, जो रक्त अल्पता मिलती है, मतलब एनीमिया मिलता है, वो किस टाइप का मिलता है? तो आयरन डेफिशिएंट, मतलब न्यूट्रिशनल एनीमिया भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो आयरन डेफिशिएंसी मिलती है कॉमनली।
और आयरन डेफिशिएंसी होना यानी कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। क्लियर। तो अम्ल शिशिर प्रीति, तो क्योंकि यहाँ पे वैसे ही महिलाएं जो हैं उनमें एनीमिया की कंडीशन है, ऊपर से जो हम कह रहे हैं कि भारत जैसे देशों के अंदर, एक मिनट बेटा, एक मिनट देंगे। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि महिलाओं में अम्ल शिशिर प्रीति क्यों होती है, क्योंकि उनमें हमेशा, क्या हो रहा है, एक मिनट दो बेटा। देखते बेटा, तो अम्ल शिशिर प्रीति की बात कर रहे थे, शिरा शैथिल्य धमनी शैथिल्य की बात कर रहे थे। शिरा शैथिल्य रक्त के अंदर, धमनी शैथिल्य मांस के अंदर, अम्ल शिशिर प्रीति कहाँ मिलेगी, रक्त क्षय के अंदर मिलेगी महिलाओं में, क्योंकि हमेशा कमी रहती है, एनेमिक रहती हैं इसीलिए। नेक्स्ट देखोगे मांस क्षय, तो मांस कहाँ इकट्ठा होता है, स्फे ग्रीवा उदर इन प्रदेशों के अंदर, तो मांस का क्षय हुआ तो इनमें शुष्कता दिखाई देगी। बाकी देख लो, धमनी शैथिल्य आपको बताया। जरूरी बात है, हृदय ने यहीं पर क्या कह दिया, अक्ष ग्लानि और संधि वेदना, ठीक है, और संग्रह ने संधि वेदना की जगह संधि स्फुटन, यही हमने याद किया, जो मेन हमें याद रखना है कि चरक के मेद क्षय के अंदर मिलेगा संधि नाम स्फुटन। तो कैसे याद रखा कि चरक के मेद क्षय में है संधि स्फुटन, इनके एक स्टेप पहले वाग्भट ने मास क्षय के अंदर बता दिया क्या, संधि वेदना, क्योंकि हृदय में वेदना होती है, ठीक है, वेदना हृदय में रह जाती है। अभी मैं डांट दूं किसी को तो उसके हृदय में दुख होगा, अरे सत्संग में आज से कह दिया, ठीक है। और संधि स्फुटन जो है वो संग्रह की बात है, तो संग्रह ने स्फुटन होना लिखा है, चरक ने भी स्फुटन लिखा है, लेकिन मेद क्षय के अंदर। क्लियर। आगे आ जाओ। ये ग्लानि लक्षणों बात हो गई हमारी, आयास की बात हो गई कि मेद के साथ ही रिलेट करना है, उधर भी तनु होगा, समझ सकते हो। सुश्रुत ने प्लीहा अभिवृद्धि बताई है, स्पेशली याद रखना है, मज्जाशय में नहीं है, मज्जाशय में क्या है वो भी एक बार चल के देख लो साथ में, कि वहां पे अस्थियां दुर्बल हो जा रही हैं, लगातार व्यक्ति वात से ग्रस्त रहेगा, प्रतत वात रोगी रहेगा, लगातार वात के रोगों से ग्रस्त रहेगा, वहां ये चीज आई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सुश्रुत में प्लीहा अभिवृद्धि, प्लस दूसरा वर्ड देख रहे हो संधि शून्यता, मेदशय के अंदर संधि शून्यता, बोलो अस्थि शून्यता कहाँ मिलेगी, मज्जाशय में। मज्जाशय ठीक है। तो मज्जाशय में देख रहे हो यहाँ पे अस्थि शून्यता है, तो याद रखोगे। तो संधि शून्यता सुश्रुत, मेदशय के अंदर जहां चरक ने संधि स्फुटन लिखा है वहां इन्होंने संधि शून्यता लिखा है, इतनी सी बात है। और मज्जाशय के अंदर अस्थि शून्यता। आगे आ जाओ, ये संग्रह वगैरह की बात याद ही नहीं करनी। नेक्स्ट आ जाएंगे अस्थि क्षय पे। तो अस्थि क्षय में अस्थि से जो भी उसके मल बनते हैं तो वो सारे जो हैं उनका क्षय होने लगेगा, केश, लोम, नख, श्रमश्रु, द्विज, दांतों की बात कर रहे हैं तो ये सब गिरने लगे। प्लस जरूरी कैरेक्टर है श्रम, बोलो और कहाँ मिलेगा श्रम, शुक्र क्षय के अंदर। तो अस्थि क्षय शुक्र क्षय के अंदर श्रम मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चरक ने अस्थि क्षय के अंदर बताया संधि शैथिल्यम, जबकि संधि स्फुटन कहाँ बताया, मेद मेद क्षय के अंदर, ठीक है। मज्जाशय में। तो मेद क्षय में संधि स्फुटन है, अस्थि क्षय के अंदर संधि शैथिल्य है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओगे, अष्टांग संग्रह, उन्होंने क्या कहा, अस्थि तोद, ये भी याद रखना है। तो अस्थि क्षय के अंदर अस्थि तोद है, जबकि अस्थि निस्तोद कहाँ है, बोलो, मज्जाशय में। मज्जाशय में। मज्जा ठीक है। तो मज्जाशय के अंदर अस्थि निस्तोद है। नेक्स्ट आ जाओ मज्जाशय, पूरी बात हो चुकी है लगभग। तो एक तो अस्थियां दुर्बल होंगी, प्रतत वात रोगी होगा, अस्थि निस्तोद आपने देखा, अस्थि शून्यता आपने देखा। एक चीज और है पर्वभेद, चाहो तो इसको भी याद कर लोगे, पर्वभेद का होना। बाकी भ्रम बताया है अष्टांग हृदय ने, वो भी देख लेंगे, भ्रम, भ्रम। नेक्स्ट आता है शुक्रशय, वहां कुछ और नहीं याद करना, एक पांडुता और एक श्रम, दो चीजें हैं। श्रम ऑलरेडी याद है हमें कि शुक्रशय के अंदर है, बोलो और कहाँ है, अस्थिशय। अस्थिशय के अस्थि अंदर, क्षय। ठीक है। तो मानता हूँ कुछ हद तक तो अब याद हो गया होगा इतना पढ़ने के बाद, कि रिलेट कर पा रहे होगे, यही जरूरी चीजें हैं। अब नेक्स्ट आ जाओगे बेटा, पुरुष की बात करते हैं, क्योंकि बाकी और चीज जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है पुरीक्षय। पुरीक्षय में क्या होता है, रूक्षस्य उन्मयनम कुक्षि तिर्यक ऊर्ध्वम च गच्छति। मेन बात क्या है कि पुरीक्षय होने पे कह रहे हैं कि वायु जो है तिर्यक रूप से कुक्षि में गति करती है, तिर्यक रूप से यानी कि दोनों तरफ। और आप जानते हो आपका हृदय जो है तो वो
लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट साइड में भी होता है, दोनों तरफ होता है ना हृदय हमारा। ठीक है, तो देख लो सुश्रुत ने क्या लिखा, हृदय पार्श्व पीड़ा, ता शब्दस्य च वायु ऊर्ध्वगमनम कुक्षि संचरणम च। तो मेन बात यह है पुरी क्षय के अंदर वात बढ़ेगा, क्योंकि क्षय जब भी होता है वात तो बढ़ता ही है, तो यहाँ स्पेशली वात की बात कर रहे हैं कि वात बढ़ेगा और तिर्यक रूप से गति करेगा कोष्ठ के अंदर। और तिर्यक यानी दोनों तरफ तिरछे, दाएं बाएं, तो दोनों तरफ जो है हृदय है हमारा ऐसा ऑर्गन जो दोनों तरफ होता है, राइट में भी होता है लेफ्ट में भी होता है। तो हृदय में पीड़ा बताया सुश्रुत ने, हृदय पार्श्व पीड़ा स्पेशली याद रखना है, हृदय में और पार्श्व में पीड़ा हो रही है, वायु शब्द करते हुए ऊपर की तरफ चल रही है, कुक्षी में गति कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएंगे मूत्रशय। तो पहले तो बता दो, क्योंकि बात हो चुकी है हमारी, कि ओलिग्यूरिया, बोलो, 400 ml से कम से ठीक है, 400 लेस ml. देन 400 ml यूरिन आउटपुट होगा पर डे, तो उसको बोलते हैं ओलिग्यूरिया, जो यहाँ लिखा है मूत्रशय। ठीक है, और एन यूरिया लेस देन 100 ml। 100 ml. ठीक है बेटा। दूसरा एक और जरूरी बात आती है कि किसी को अगर सीवियर डायरिया हो जाए या मान लो कोलरा हो जाए, कि जहाँ सीवियर वॉमिटिंग डायरिया ये चीजें होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे मेजर जो हमारा वाइटल ऑर्गन है जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है किडनी, है ना, रीनल फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो रीनल फेलियर हो जाता है, ये चीज याद रखोगे। तो वाटर की कमी बॉडी के अंदर नहीं होने देनी है। ठीक है, देखते हैं फिर अभी। तो मूत्रशय, तो मूत्रशय तभी होगा जब किडनी काम नहीं कर रही होगी या फिर वाटर की ज्यादा कमी हो जाएगी, तो बॉडी स्टोर करने लगती है वाटर को, बाहर नहीं फेंकती है। ठीक है, तो मूत्रशय में क्या हो रहा है, पिपासा बाधते चास्य मुखम च परिशुष्यति, समझ आ रहा होगा कि प्यास लगेगी, ठीक है, मुख सूखने लगेगा। आजकल देख रहे होगे गर्मियों में क्या हो रहा है, पानी कम पियो तो मुंह सूखने लगता है बाद में। सुश्रुत, वो कहते हैं मूत्रशय बस्ती तोदो अल्प मूत्रता चा, अल्प मूत्रता इजी है, याद हो जाता है। यहाँ देखो आप, बस्ती तोद, बस यही जरूरी कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि सुश्रुत ने कहा कि मूत्र क्षय में भी और मूत्र वृद्धि में भी दोनों में तोद होता है, पेन होता है ब्लैडर के अंदर, तो सामने लिख लोगे बस्ती तोद, एरो बना के लिख लो। ऑल्सो इन मूत्र वृद्धि, ये सुश्रुत में पढ़ेंगे, वृद्धि यहाँ नहीं दी हुई है, सुश्रुत में पढ़ाऊंगा आपको। तो मूत्र वृद्धि में भी पेन होगा ये, और मूत्र क्षय में भी होता है, बस्ती तोद स्पेशली याद कर लेना। अष्टांग हृदय कुछ खास नहीं, मूत्रे अल्पे मूत्रेत कृच्छम विवर्णम सा अस्त्रमेव च, कि अल्प मूत्र त्याग होता है, विवर्णता युक्त होता है, रक्त के साथ होता है। ठीक है, आगे चलिए। मल क्षय का सामान्य कैरेक्टर बता रहे हैं। अब जितने भी मल है, मान लो नासा का मल, कर्ण का मल, स्वेद जो भी है, तो कह रहे हैं उनमें क्या होता है कि मल के जो आयतन है, जहां मल रहते हैं, कहने का मतलब वहां पे शून्यता, लघुता, शुष्कता, ये चीजें हो जाएंगी। जैसे कान में आप देखते हो वैक्स होता है ना, तो वो नहीं हो तो शुष्कता हो जाएगी। स्किन के ऊपर सोचो स्वेटिंग ना हो किसी को, एक कंडीशन होती है ऐसी जिसमें स्वेटिंग नहीं होती, कौन सी कंडीशन होती है? एक कंडीशन का नाम सुना, जीरोसिस, जीरोफ्थैल्मिया, जोग्रेन सिंड्रोम, लिख लो इन सब के नाम। जोग्रेन सिंड्रोम, सिक्का सिंड्रोम। सिक्का सिंड्रोम, है ना, ये सब क्या है, ये ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर जो बॉडी के सिक्रीशंस है, मतलब वो नहीं होते हैं, खासकर स्वेटिंग नहीं होती है, और उसकी वजह से स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस, बहुत ज्यादा स्केलिंग होने लगती है। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया तो विटामिन ए की कमी से आंखों में मेनली हम बात करते हैं, है ना, वो बिटोट स्पॉट की बात करते हो, आंखों में एक व्हाइट कलर का स्पॉट बन जाता है जो स्क्लेरा में। तो बाकी जोग्रेन सिंड्रोम याद रखना, स्पेशली SJOGREN, जोग्रेन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, एस से स्टार्ट होता है, जोग्रेन सिंड्रोम। ठीक है, और सिक्का जो कहा, सिक्का सिंड्रोम, वो भी लिख लेना, सिक्का, सिक्का डिजीज है वैसे। क्लियर। तो ये जो कंडीशन होती है इनमें क्या होता है, स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है। अच्छा, नया एक ट्रेंड पता है इस बार क्या हुआ है, कि दो तीन चीज बदलाव हुए हैं, आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि यूपी में अब से जो भी एग्जाम होंगे जैसे मेडिकल ऑफिसर के, वो जानते ही होंगे कि उसमें ये कर दिया, अब तक एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं होती थी, वो सिर्फ स्क्रीनिंग होता था आपका, कि स्क्रीनिंग कर ली कि भाई 50% से ऊपर वाले जो है उन्हीं को हम लेंगे, मान लो एक बात कह रहा हूँ, तो वो सब लोगों को ले लिया करते थे। फिर उसमें इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोग बुलाया करते थे, तो ये हो रहा था अब तक। अब क्या कर दिया है कि आपके जो मार्क्स हैं, आप जैसा परफॉर्म करके आओगे स्क्रीनिंग एग्जाम में, तो वो भी काउंट होंगे। ठीक है, अभी क्लियर कट गाइडलाइंस आनी बाकी है, लेकिन ये तय कर दिया है काउंट होंगे। प्लस अभी हरियाणा का एक नोटिफिकेशन जो आया है, अगर किसी ने देखा हो, तो उसमें पहली बार क्या कर दिया हरियाणा के अंदर, ऑब्जेक्टिव नहीं है उनका पेपर जो है इस बार हरियाणा में, सब्जेक्टिव पेपर है। तो समझ रहे हो आप चीजें कितनी मुश्किल होती जा रही हैं समय के साथ। हरियाणा में सब्जेक्टिव कर दिया एग्जाम, तो सब्जेक्टिव में क्या होगा कि चीजें फिर आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है मान लो तुम्हारा, यूपीएससी की तरह हाँ हाँ, होता है। उस तरह पे मान लो। तो हरियाणा में ये कर दिया, उसमें भी कर दिया 87.5%,
87.5 ये सब्जेक्टिव के मार्क्स आपके वहां काउंट होंगे। सिर्फ 12.5% के लिए जो है वो क्या हो रहा है, इंटरव्यू होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये है, चीजों को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखो कंपटीशन तो सीधी सी बात है, आप लेट हो गए, जितना लेट करते जाओगे उतना ज्यादा कंपटीशन में फंसते जाओगे, है ना? क्योंकि लोग तो खाली बैठे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें करना है कि चलो टफ कैसे बना है, नेक्स्ट ले आओ। अब क्या करो, कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि सर नेक्स्ट की तैयारी कर, क्या क्या तैयारी करा दूं, अभी नेक्स्ट का सिलेबस ही नहीं आया कोई, है ना? तो फिलहाल तो ये है कि आइए पीजीटी का पढ़ते रहो, नेक्स्ट का आएगा सिलेबस तो देखा जाएगा। मैं करा नहीं पा रहा हूँ चाह के भी, क्योंकि सिलेबस क्लियर सर नहीं किया था। हम्म। सर वो सर वो सच्चाई है कि नेक्स्ट के बिना पीजी भी नहीं दे पाएंगे? पीजी नहीं दे पाएंगे उसके बिना, अभी इस बारे में तो कोई कमेंट नहीं आया है ना? लेकिन हाँ देखो सर वो ऐसा है। मैंने ग्रुप पे डाला था, वो राजपत्र में लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ है उसके अंदर, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो भाई, हाँ, हाँ वो लिखा वो है तो मैंने फिर इसी से क्लियर डाला है। था सर। चलो मैं देख लेता हूँ, क्लियर करके बता देता हूँ। तो सर लेकिन हाँ बोलो। तो सर हम लोग तो फिर दे ही नहीं पाएंगे अगर ऐसी बात है, क्योंकि वो कह रहे हैं 270 दिन इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए तब नेक्स्ट का पेपर दे पाओगे। हम्म। और हम लोग की फॉर्म फॉर्म जब आ रहा है तो इनके नहीं अकॉर्डिंग फेब में नेक्स्ट लेंगे और जैन तक फॉर्म आएगा। नहीं नहीं हम कोई लोग तो बात, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे फेब में, नहीं और नहीं अप्रैल में पीजी का नहीं पेपर नहीं है। कोई बात नहीं, वो ऐसा हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं किया शायद, तो ऐसा करेंगे वो, उसके बाद आप नहीं एआईपीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, है ना? ऐसा नहीं करेंगे वो कि एग्जाम ना देने दें, उससे निश्चिंत रहो। ठीक है, अभी सर पहली बार आ नेक्स्ट रहा का है। फॉर्म ही तब भर सकते हैं जब 270 डेज कंप्लीट हो जाएंगे इंटर्नशिप के। हाँ बेटा, हाँ वही बात है ना? तो देख लो दोनों बातें आगे, यही जवाब मिल गया कि जब फॉर्म ही तब भर पाओगे 270 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। मैं बता तो दूंगा सर चलो, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, नेक्स्ट दे नहीं पाएंगे, तो फिर पीजी का कैसे देंगे? मैं बता दूंगा इसको, मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मैं एक्चुअली इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इसको पढ़ लें, मैं अलग से बात कर लूंगा, है ना? थोड़ा टाइम मिलेगा अगले सेशन में कर लेंगे या बाद में बात कर लेंगे, जी। पूरी बात करेंगे इसके बारे में आराम से। ठीक, फिलहाल देखो चलो, क्योंकि पूरा एक टॉपिक है वो नेक्स्ट वाला, ज्यादा नहीं जाते अभी फिलहाल। नेक्स्ट देख रहे हो आप? अच्छा एक बात और समझा दूं मैं कि नेक्स्ट से घबराना मत, जिनका भी नेक्स्ट होने वाला है ना, तो हम जो पढ़ रहे हैं यकीन मानो इससे ज्यादा कोई सिलेबस में कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एक दो एस्पेक्ट होंगे, तो मैं कोशिश करता ही हूँ बताते समय कि आपको प्रैक्टिकल पार्ट बता देता हूँ, है ना? जैसे मूत्रशय की बात आई तो मैंने आपको बता दिया, रिनल फेलियर की बात कर ली, तो इसी लेवल पे चीजें आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। ठीक, तो आप उससे भी घबराओ मत। और तुम तो अनंत, मुझे पता चला है कि तुम सेकंड रैंकर हो, है ना? तो तुम तो बिल्कुल मत घबराओ उस चीज से, एग्जाम से मत घबराना, बाकी टाइम वाली बात है, वो भी हो ही जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिलहाल आगे देखो। थैंक यू। तो मूत्रशय के अंदर हो गई बात, नेक्स्ट देखते हैं। मल शय की बात है, तो मलायनों में शून्यता हो जाती है, मैंने आपको उदाहरण दे दिया, जैसे स्वेद नहीं आता तो फिर स्किन की बात हम लोगों ने कर ली। आगे देखिए, अष्टांग हृदय, ये बहुत जरूरी है बेटा। स्वेद क्षय में क्या बता रहे हैं? रोम च्युति स्तब्ध रोमता, जो अभी हमने बात की कि अगर स्वेद नहीं आएगा तो क्या होगा, रोम गिरने लगेंगे, है ना? जो हेयर है ये गिरने लगेंगे। तो रोम च्युति स्तब्ध रोमता, तो रोम च्युति स्पेशली आ रहा है, रोम के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है स्वेद क्षय होने पे। सोराइसिस में देखते ही हो, वहां भी ऐसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वाग्भट का श्लोक है, ए पाचकांश धातु स्थाम तेषाम मंद अति तैक्षण्याद वृद्धि शय से धातु नाम जायते। ठीक है, श्रणु चापरम, ये क्या कह रहे हैं कि जो धात्वाग्नि होती है उसके मंद होने से क्या होता है, तीक्ष्ण होने से क्या होता है, कि वो मेरे से सुनो, उसकी वृद्धि क्षय के लक्षण क्या होते हैं, ये ऐसा करके श्लोक लिखा हुआ है। तो मेन आप क्या याद रखोगे, यहाँ पे एक लाइन लिख लो सामने, लिखो धातु क्षय हो, सॉरी धातवाग्नि मंद होने पर, ऐसा लिखो धातवाग्नि मंद होने पर, सामने लिखो धातुओं की वृद्धि। ये बहुत जरूरी बात है कि धातुवाग्नि मंद है लेकिन धातुएं बढ़ रही हैं, है ना? तो मन में ऐसा आता है कि अरे धातुवाग्नि मंद है तो ये तो नुकसान होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, धातुओं की वृद्धि हो रही है। उसी में ब्रैकेट में लिख लोगे साम धातुएं, कि उनमें क्या होगा, आम का इन्वॉल्वमेंट होगा, अच्छी धातुएं नहीं होती हैं वो। तो धातुएं बढ़ेंगी तो जरूर, लेकिन कैसी होंगी, वो आम धातु होंगी, ये ध्यान रखोगे। क्लियर? तो इस श्लोक से मतलब आगे वही बात, रिपीट कर दीजिए। बेटा ये है कि देखो धात्वाग्नि, किसी की अग्नि मान लो तीक्ष्ण है तो वो सब कुछ पचा लेगा जो भी खाया जा रहा है, प्लस वो पचाने के बाद जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, शरीर को पचाने लगेगा। ठीक है, जैसा कि हाइपरथायरॉइडिज्म में होता है, यही तो होता है वहां तीक्ष्ण अग्नि, हम लोगों ने बात की थी कि कहाँ पर आप अजीर्ण में भी भोजन कर सकते हो, तो किसी की अग्नि बढ़ी हो, भस्मक रोग हो। क्लियर? तो धात्वाग्नि जब तीव्र तीव्र होती है ना, तो धातुओं का क्षय होता है, एक बात। इसी तरह वाग्भट ने कह दिया, जब धात्वाग्नि मंद होती है तो धातुओं की वृद्धि होती है। धात्वाग्नि जब मंद होगी तो धातुएं बढ़ेंगी, मतलब क्या है कि बीएमआर कम हो गया।
ठीक है ना? तो बस क्लियर है, आगे चले। यस सर। नेक्स्ट देख रहे हो, चक्रपाणि का एक श्लोक लिखा हुआ है, व्याधि शमत्व व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति यावत। तो ये क्या है बेटा, यहाँ व्याधि शमत्व की बात हुई है। व्याधि शमत्व से हम समझते हैं इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी की वजह से हमारे अंदर क्षमता होती है शरीर के कि व्याधि के बल को हम रोक लेते हैं, व्याधि का जो उत्पाद है मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, वो नहीं हो पाते। तो ये चक्रपाणि का श्लोक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि किसने कही है ये बात। तो आप ये ध्यान रखना, चक्रपाणि का स्टेटमेंट है ये, व्याधि शमत्व वाला। नेक्स्ट देख रहे हो, जब व्याधि शमत्व की हम लोग बात करते हैं तो व्याधि शमत्व को हम ओज के साथ रिलेट करते हैं आयुर्वेद में। इम्यूनिटी जो है उसको ओज के साथ रिलेट करते हैं। तो अब ओज क्षय के लक्षण देखोगे, चरक में ही आगे बताए हुए हैं ओज क्षय के लक्षण। श्लोक नंबर है बुक्स में आपकी 73। बिभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रिय दुष्छाया दुर्मना रूक्षा श्यामश्चैव ओजसा क्षय। तो मतलब विभेति दुर्बल अभीक्षण, विभेति यानी डरपोक सा रहता है, डरा डरा सा रहता है व्यक्ति, ठीक है, और दुर्बल हो जाता है, व्यथित इंद्रियां हैं उसकी, ठीक है, दुष्छाया दुर्मना रूक्ष है। तो ये सब लक्षण है ओज क्षय के। मेनली पहचान लेना, पहली जो लाइन है वो रख के ऐसा पूछ चुका है कि किसके क्षय का लक्षण है, विभेति दुर्बलो भीक्षण ध्यायति व्यथित इंद्रिया, तो ओज क्षय का लक्षण है। आचार्य सुश्रुत की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ओज की दृष्टि 3 प्रकार से होती है। चरक ने सिंपल लिख दिया ओज क्षय, सुश्रुत ने 3 अलग अलग ओज दृष्टि बताई हैं, तीनों नाम लिखे हैं, ओजो विसरंस, ओजो व्यापद, ओज क्षय। तो चरक ने सिर्फ ओज क्षय की बात की है, इन्होंने 3 चीज बताई, ओजो विसरंस, ओजो व्यापद और ओज क्षय। कैसे याद रखोगे? ओजो विसरंस में देखो, जैसा नाम है टफ जैसा ओजो विसरंस, वैसे ही शब्द हैं इसमें लगभग। संधि विश्लेष, गात्राणाम सदनम, दोष च्यवन, क्रिया सन्निरोध। विसरंस है, विसरंस में क्या होगा, शरीर की क्रियाएं ठीक से नहीं होंगी, दोष जो है वो चंचल हो जाएंगे, मतलब गात्र अपना ठीक से काम नहीं करेंगे, और संधियों में विश्लेष यानी संधियां भी ठीक से काम नहीं करेंगे। तो देख लेना, इसको रटने की कोशिश कर लेना क्योंकि जरूरी है बेटा। दूसरा है ओजो व्यापद, उसमें है स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोफ वर्ण भेद, ग्लानि तंद्राचा व्यापन। वात शोफ वर्ण भेद दोनों बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद कर लेना है। ओजो व्यापद के अंदर वात शोफ और वर्ण भेद मिलेगा, इसको बिल्कुल रट लेना आप, बहुत जरूरी है दोनों चीजें। तीसरा है ओज क्षय, तो ओज क्षय में मूर्छा मास क्षय मोह प्रलाप मरण। हम याद रखते हैं, लिख लो कि मास से मोह करोगे तो मूर्छा प्रलाप से मरोगे। कि मांस नहीं खाना मतलब ऐसा कि मांस से मोह करोगे, तो मांस यानी मांस क्षय, मोह करोगे मतलब मोह, तो मूर्छा और प्रलाप से मरोगे। तो मूर्छा और प्रलाप, मरोगे मतलब मरण। तो ये है ओज क्षय के लक्षण। इस सेशन में फिलहाल इतना ही रखेंगे, टाइम एक ब्रेक का है, ठीक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, 5 मिनट्स के बाद दूसरी आईडी जो है उससे ज्वाइन करोगे 5 मिनट्स के बाद, ठीक है। रवि आपके पास आईडी नहीं है, मैं भेज रहा हूँ बेटा, पासवर्ड है 12345, 12345 सेकंड जो आईडी है 12345 पासवर्ड है उसका, मैं भेज रहा हूँ आपको भी। थैंक यू। 5 मिनट्स।